सिर्फ 13 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चों की खेलने की उम्र होती है, वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, गुड्डी-गुड़ियों से खेलते हैं, उस उम्र में मेरी शादी करा दी गई। 19 साल की होते-होते अब मैं 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। पर ज़िंदगी यहीं नहीं रुकी, ससुराल वालों की हर रोज़ की हिंसा और पति पर बढ़ते हुए कर्ज से एक दिन पति ने ज़िंदगी से हार मान के अपनी जान दे दी। घर अभी टूटा ही था कि ससुराल वालों ने मुझे और मेरे बच्चों को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस दिन मैंने रोना बंद किया और ये ठान लिया कि मैं लेकर चलती हूँ मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में जहाँ मेरा जन्म हुआ। वहीं पर पली-बढ़ी मेरी जॉइंट फैमिली थी, बड़े पापा, दादा-दादी और पापा मेरे 3 भाई थे, उनके साथ सारे बच्चों के साथ मैं पली-बढ़ी। मुझसे बड़े मेरे 2 कज़न थे और 1 कज़न सिस्टर भी थी। लेकिन सबसे पहले शादी मेरी कराई गई क्योंकि होता है कि परिवार में जिसके पास पैसे हैं, उसी की मानी जाती है और उस टाइम पे पापा के पास ऐसी कोई आय का स्रोत नहीं था जिसकी वज़ह से वो अपने बच्चों का देख-रेख कर सकें। और ये ज़िम्मेदारी दादा और दादी के ऊपर थी, मेरे बड़े पिताजी के ऊपर और उन्होंने मेरी शादी करा दी। सिर्फ़ मैं उस समय 8वीं क्लास के पेपर ही दिए थे मैंने और मेरा रिश्ता करा दिया गया। 15 दिन के अंदर ही मेरी शादी करा दी गई। वो भी उस इंसान से जिसकी एक शादी पहले से हो चुकी थी और वो उम्र में कई गुना मुझसे बड़े थे। जब मुझे पता चला कि मेरी शादी ऐसे इंसान से हो रही है जिसकी एक शादी पहले ही हो चुकी है और उनकी वाइफ़ ने सुसाइड किया था, तो मैंने अपने घर पे कहने की कोशिश की कि मुझे ये शादी नहीं करनी। पर जहाँ माँ-बाप की नहीं सुनी जाती, वहाँ बच्चों की क्या ही सुनी जाती और मेरी शादी करा दी गई। पर किस्मत को जो मंज़ूर था, वही हुआ। अब मैं एक घर की बहू थी और मुझ पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी। तो शादी के 1 साल बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ और लाइफ़ ठीक चल रही थी। थोड़े टाइम बाद मेरे छोटे देवर की शादी हुई। घर पे कुछ मनमुटाव के कारण कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि देवर ने सुसाइड कर लिया। जो मेरे देवर को ब्याही हुई थी, वो मेरी मौसी की लड़की थी और ये रिश्ता हमारे द्वारा ही हुआ था। मुझे देखकर ही उन्होंने रिश्ता किया था कि इनकी बेटी अच्छे घर पे है, तो हमारी भी जाकर सुखी रहेगी वहाँ पर। जब तक अच्छा चला, तब तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर जब ये घटना हो गई, तो सारा इल्ज़ाम हम पे मढ़ दिया, मतलब मेरे हस्बैंड पे। उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं समझा और मेरे हस्बैंड को सीधा जेल करवा दिया। मेरी मेरी इस समय मेरी बड़ी बेटी का भी जन्म हो चुका था। वो महज़ 15 दिन की थी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये कैसे करेगी। उस वक़्त मेरे मौसा-मौसी को ऐसा लगा कि बस वो पैसे लें फैमिली से और बाहर निकले और ये पैसे मेरे घर के बड़े नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सारा दोषारोपण मेरे हस्बैंड पे लगाया ताकि उन्हें वहाँ से पैसे मिल सकें और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाएँ। उसके बाद 4 महीने बाद मेरे हस्बैंड जेल से बाहर आए। उन 4 महीनों में मैंने क्या-क्या झेला। मुझे एक साबुन नहीं दिया जाता था, मुझे एक निरमा का पैकेट नहीं दिया जाता था, जबकि मेरे ससुर गवर्नमेंट जॉब पे थे और मेरे नाना ससुर जो थे वो भी रिटायर्ड शिक्षक थे। अच्छी-खासी पेंशन आती थी उनके पास और मेरे ससुर जी के पास अच्छी-खासी सैलरी आती थी। पर उन्होंने कभी नहीं पूछा कि तुम अपने 2 बच्चों के साथ कैसे सफ़र कर रही हो? यहाँ तक कि ऐसा होता था कि अगर खाने-पीने की चीज़ें भी वो लोग लाते थे, तो सब अपने-अपने कमरे में रखते थे। जो सब्ज़ी लाया, उन्होंने अपने रूम पे रख ली, कोई भी चीज़ आई उन्होंने अपने रूम मुझे खाने को सिर्फ़ वही मिलता था जो किचन के अंदर होता था। जैसे दाल-चावल हो गया, बड़ी हो गई या कुछ भी मतलब सब्ज़ी तक मेरे पास नहीं पहुँचती थी उन 4 महीनों में। मैं उस वक़्त बहुत छोटी थी और मुझे समझ नहीं आता था कि ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैं फिर भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। यहाँ तक कि हस्बैंड जब मेरे जेल में थे, उस टाइम पे वो कुछ चिट्ठियाँ भेजा करते थे। जैसे कि उन्हें खाने में क्या चाहिए, कुछ कपड़े पहनने के लिए चाहिए, तो वो चिट्ठियाँ भी छुपा ली जाती थी। मुझे तब पता चला जब वो जेल से बाहर आए। समय चलता रहा और अब मेरे तीसरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, मेरी सबसे छोटी बेटी। मुझे मेरे हस्बैंड उस समय काम से बाहर थे, बाकी घर के सारे सदस्य घर पे ही थे, पर मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। मैं घर के काम करते हुए किचन में ही मैंने मेरी बेटी को अकेले भी जन्म दिया। फिर जब उसके जन्म होने के बाद मेरी छोटी बहन मेरे साथ उस समय रहती थी, वो काफ़ी छोटी थी, 10 या 12 साल की रही होगी छोटी बहन, उसे इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी। पर जब मैंने बच्चे को जन्म दिया उसके बाद उसने जाके बताया मेरे नाना ससुर को कि दीदी को बच्चा हुआ है। तो उन्होंने जाके गाँव से एक दाई को बुलाया, जो भी होता है नाड़ा काटना वग़ैरह, उस दाई ने किया और बताया कि आपको पनतीन हुई है और आपके नाती को दूसरी बेटी हुई है। उन्होंने कहा मुझे इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है, अगर नाती होता तो मैं सोचता, पर बेटी हुई है मुझे उस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। मुझे छोड़ दिया गया वहीं पर, मेरे रूम पे शिफ्ट कर दिया गया, किचन से उठा के मेरे रूम पे शिफ्ट कर दिया गया
2 दिनों तक दाई आई, थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें होती हैं वो हुई, तीसरे दिन से मैंने घर के काम करने स्टार्ट कर दिए। मैं कर भी तो इन सब लोगों के लिए ही रही थी, घर के काम मेरे अकेले के तो नहीं होते थे, मैं इन सब के लिए कर रही थी, पर मेरे लिए वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा था। तब लगा कि अब ज़िंदगी ऐसे नहीं चल पाएगी और मेरे हस्बैंड ने एक बिज़नेस करने का सोचा कि कोई भी छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे बिल्डिंग का काम हमारे क्षेत्र पे बहुत कम हुआ करता था और उन्हें लगा कि अगर हम स्टार्ट करेंगे, तो शायद इसमें से हमारा घर चल पाए। पर उनके पास उतने पैसे नहीं थे और घर से ज़्यादा सपोर्ट तो था ही नहीं, ज घर से ज़ीरो सपोर्ट था। पर जब वो जॉब करते थे, जब मेरी शादी हुई उस वक़्त वो ₹3000 की एक बनिए के यहाँ जॉब किया करते थे और वो जॉब उनकी अब भी चल रही थी। जेल से आने के बाद क्योंकि जिनके यहाँ वो जॉब करते थे, वो मेरे हस्बैंड के अच्छे मित्र भी थे और वो उन्हें काफ़ी टाइम से जानते थे। तो जब वो जेल से आए वापस उन्होंने जॉब दे दी उनको और उनसे वो ₹3000 से हम अपने खर्चे भी चलाते थे और मंथली ₹2000 उस टाइम पे हम बचाते भी थे। उससे उन्होंने कुछ ₹20000 इकट्ठे किए थे और उससे एक छोटा-सा प्लॉट लिया था उसी दोस्त ने बोला था। वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, तो उसने बोला छोटा-सा आप भी ले लो क्योंकि आपके घर पे कुछ न कुछ चलता रहता है और आपका ज़्यादा दिन यहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो वो छोटा-सा प्लॉट उन्होंने लिया, उस टाइम पे करीब 2-3 साल पहले, जब मेरी बड़ी वाली बेटी का जन्म नहीं हुआ था तब, उन्होंने वो प्लॉट लिया था और जब यहाँ पर अब व्यापार करने की सोच आई, तो ये हुआ कि अब हमें सपोर्ट कौन करेगा? तो वो प्लॉट उन्होंने बेचा 1.5 लाख में और वहाँ से एक शॉप खरीदी और ₹20,000 का उधार लोहा लेकर उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया। उस टाइम पे वो वर्कर के रूप में उस शॉप पे काम करते थे। जब वो काम सुबह जाते थे, शाम को आते तो उनके शर्ट पे छोटे-छोटे छेद और हाथ मिट्टी से सने हुए, पूरी बॉडी पूरी बॉडी में जो लोहे का काला वो होता है, जंग वो सब लगी हुई होती। कपड़े मैं ही धोती थी, तो मैं देखती थी कितनी ज़्यादा मेहनत होती थी। पर घरवालों ने तब भी हार नहीं मानी। घरवाले अपनी तरफ से चलते रहे और वो हर दिन कुछ न कुछ नया करते रहे, हमें तंग करने का, हमें उस घर से बाहर निकालने का और तभी कोरोना आया और लॉकडाउन लग गया। अब हमारे व्यापार की हालत और भी खराब हो गई क्योंकि शॉप खुलती नहीं थी, लॉकडाउन होता था, अगर कुछ घंटों के लिए खुलती भी तो वहाँ पे पुलिस वाले होते थे और हमारे घर का खर्च सिर्फ़ वहीं से चलता था। वो भी धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा डाउन होने लगा क्योंकि व्यापार कुछ हद तक उन्होंने फैला रखा था, उस हिसाब से उन पे कर्ज़ भी था, क्योंकि इतना ज़्यादा पूँजी उनके पास नहीं थी कि वो उस व्यापार पे लगा सकें। कभी कहीं से सामान उठाया है, कभी कहीं से सामान उठाया, उनके ऊपर कर्ज़ भी बहुत ज़्यादा था और जब घर वालों ने प्रेशर करना स्टार्ट किया, तो मेंटली प्रेशर उन पे ज़्यादा हो गया और लॉकडाउन की वजह से कर्ज़ भी उन पे ज़्यादा हो गया और फिर वो दिन आया जब मेरी दुनिया ही बिखर गई। अब मेरे बेटी का जन्मदिन था और वो बेटियों से बहुत प्यार करते थे। बहुत धूमधाम से मनाते थे, सारे लोग आते थे, तो बुलाया, उनकी भी बहनें आई थीं, मेरी बहनें, आस-पास के जितने भी रिलेटिव थे, सब आए हुए थे। बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया गया। जब बर्थडे वाला ये सारा खत्म हुआ, तो सब लोगों ने बोला कि अब हम अपने-अपने घर जाएँगे, क्योंकि कोरोना था तो उस टाइम पे गाड़ियाँ नहीं चलती थी, तो हस्बैंड ने एक गाड़ी बुलवाई और सबको एक साथ छोड़ने का किया कि सब एक गाड़ी पे निकलेंगे, तो सबको एक-एक घर पे सबके घर पे छोड़ देगी वही गाड़ी। अब गाड़ी जा रही तो मेरा भी मन ललचा गया कि साथ में मैं भी चली जाती हूँ, 2-4 दिन रह के चली जाऊँगी। मैंने बोला, बोले ठीक है चली जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा लगा ही नहीं कि इसके बाद हमारी कभी मुलाकात होगी ही नहीं और यहाँ मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। क्योंकि मुझे मायके 1 या 2 दिनों के लिए ही जाना था, तो मैं मेरे बेटे को उनके पास ही छोड़ कर गई थी। मेरे बेटे को मैं मेरे हस्बैंड के पास ही छोड़ के गई थी। 13-14 साल की उम्र थी मेरे बेटे की और मैंने सोचा कि इनके साथ रहेगा तो 2 लोग रहेंगे, मन लगा रहेगा। जब 4 बजे के आस-पास उनका फ़ोन नहीं उठा, तो मैंने बेटे को कॉल किया। पड़ोसी के कॉल पे फ़ोन पे मैंने कॉल की और पूछा कि हिमांशु अगर वहाँ पे है तो बात करा दीजिए। पर उस टाइम पे उसको खाना लेने के लिए भेज दिया था, कहीं ढाबे पे, वो घर पे नहीं था। जब वो आया तो उसने दरवाज़े पे दस्तक दी, कई बार आवाज़ दी पर दरवाज़ा अंदर से नहीं खुला। तब वो छत के ऊपर से कूद कर हमारे आँगन में आया और हमारे आँगन की तरफ से जाली गेट लगा हुआ है, उसने देखा हस्बैंड ने सुसाइड कर ली थी और वो उतनी कम उम्र में उसने इतना देखा कि मैं आज ही फ़ील करती हूँ कि उसने कैसे वो चीज़ सामने से देख के बर्दाश्त किया होगा। और उसने फ़ोन किया कि मम्मी पापा नहीं रहे। मुझे लगा शायद मज़ाक कर रहे होंगे, बाप-बेटे मिलके किसी चीज़ पे मेरे पे कि जल्दी आ जाए या कुछ भी। पहले बात पे तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। फिर उसका चिल्लाना सुन के आस-पड़ोस के लोग भी आ चुके थे और जब उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तो मैं वहाँ से तुरंत भागी।
और ससुराल आई, पता चला अब नहीं रहे। वो बुरा समय मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती और उस बुरे समय में भी मेरा बहुत मज़ाक उड़ाया गया, बहुत मज़ाक उड़ाया गया। लोगों ने कहा, कमाई का घमंड टूट गया। मैंने वो सब क्योंकि मुझे मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैं मेरे बच्चों के साथ अनाथ-सा महसूस कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला, मैं किसी को कोई जवाब नहीं देती थी, बस चुपचाप लगी रहती थी। कभी रोती, कभी बैठती, कभी चुप होती, पर गले लग के मैं किसी के नहीं रोई। मुझे उसी दिन ये एहसास हो गया कि अब मेरी हिम्मत कोई नहीं बन सकता और कोई साथ नहीं दे सकता। मैं गले लग के नहीं रोई किसी की। मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड ज़िंदगी से इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। उन्होंने बहुत मुसीबतों का सामना अकेले ही किया है, पर उन पे बढ़ता हुआ कर्ज़ और परिवार वालों की बढ़ती हुई ज़्यादतियाँ, शायद यही वजह थी उन्होंने ज़िंदगी की जंग हार दी और हमारी ज़िंदगी का सफ़र यहीं से और भी घिनौना स्टार्ट हुआ। उधर मेरा घर उजड़ा, मेरा परिवार बिखर गया। मेरे बच्चे अनाथ हो गए। बस ये सब कुछ हुए 2-3 महीने ही गुज़रे थे कि मेरे घरवाले मुझ पर गाली-गलौज करना स्टार्ट कर दिया। रात-रात भर शराब पीकर मेरे देवर कई बार घर के बाहर बैठकर वो गालियाँ दिया करते थे। कई एक बार तो ऐसा हुआ कि हद हो गई, जब रात भर उन्होंने गाली दी, मेरे दरवाजे के सामने तोड़-फोड़ की और सुबह जब मैंने मेरे ससुर जी को बोला कि ये सब सही नहीं है, तो उन तीनों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की। उस दिन मैंने मेरे पड़ोसियों को भी बताया, उन रिश्तेदारों को भी बताया जो बोल के गए थे कि अगर कोई मुसीबत आए, तुम्हें कोई सी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें बताना। उस दिन मैंने सबको बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं और सबने कहा कि अपने हिसाब से देख लो, ये तुम्हारे परिवार का मसला है, हम क्या ही कर सकते हैं। मैंने उसी दिन घर छोड़ने का फैसला किया। अब हाथ में 2-3 हज़ार रुपए और एक-एक जोड़ी सबके कपड़े उठाए और चुपचाप मैंने घर छोड़ दिया, बिना किसी से कुछ बोले। अब हम दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुके थे, एक 1500 रुपए का छोटा-सा रूम लेके। सिर्फ़ एक ही रूम हमने लिया था क्योंकि उस टाइम पे हमारा बजट इतना ज़्यादा नहीं था और पता भी नहीं था कि आगे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, कुछ भी नहीं पता था मुझे। बस मैंने छोड़ दिया था कि अब ये सब नहीं हो सकता। अब घर छोड़ने के बाद सिर्फ़ घर चलाना हमारी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम अब ये भी थी कि हस्बैंड के ऊपर जो 7-8 लाख रुपए का कर्ज़ था, वो अब हम पे आ चुका था और लेनदार जो थे, वो अब हमें पहचान रहे थे। उनका आना-जाना हमारे पास होने लगा और कहने लगे कि बस अभी तो हम कुछ टाइम आपको दे रहे हैं क्योंकि आप पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, पर थोड़े टाइम बाद आप हमारे पैसे हमें लौटा दीजिएगा। मेरे हस्बैंड का जो बिज़नेस था, वो लोहे का था। वहाँ पर खिड़की, जाली, दरवाज़ा वगैरह ये चीज़ें बनाई जाती थीं। अब जब मेरे पे कर्ज़ बहुत ज़्यादा था और कर्ज़ चुकाने का ज़रिया एक ही था, वो शॉप जो मेरे हस्बैंड की थी। मैंने वहाँ का सारा सामान बेचा और उससे उनका कर्ज़ जो भी था, वो मैंने ख़त्म कर दिया। अब हम पे प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारा घर कैसे चले, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी और मुझे कोई अच्छी जॉब भी मिलनी नहीं थी। इस काम के बारे में भी नॉलेज नहीं थी, पर हमारा कुछ स्टाफ़ जो था, वो काफ़ी अच्छा था। वो कई बार मुझे चीज़ें बताता रहता था कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं और थोड़ा-थोड़ा नॉलेज वो मुझे देते रहते थे। जब बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक खिड़की, एक दरवाज़ा शॉप के अंदर लोग पूछने आते थे कि अब शॉप बेच दोगे क्या? तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड ने कितनी मेहनत से बनाई थी ये चीज़, कितना ज़ीरो से स्टार्ट किया था। मुझे याद आया वो दिन, जब उनके शर्ट पे छेन, हाथों पे, चेहरे पे लगी हुई कालिख उसमें आते थे। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब ये भी खत्म हो जाए। जॉब खत्म हो जाएगी मतलब उनका नाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक नाम बनाना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैंने बैंक से लोन लिया 8 लाख रुपए का। जब मैंने लोन कराया, मेरी फैमिली मेरे खिलाफ थी। कहा, "कुछ नहीं जानती है, पहले जो था वो तो नहीं सँभला, अब कर्ज़ लेके और ज़्यादा खुद पे भी प्रेशर बना रही है।" मैंने कहा नहीं, अब ये प्रेशर मैंने लिया है और जो भी होगा वो मैं देखूँगी। मैंने किसी से कोई बातें नहीं की। लोग कहते रहते थे ऐसा कर नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं कर पाएगी, कर्ज़ कैसे फ्री करेगी, कल को 2 बेटियाँ हैं, शादी कैसे करेगी, कर्ज़ लेके बैठ गई। कर्ज़ पे बहुत सारी बातें हुई, पर मेरा मन पता नहीं क्यों इस बात के लिए मानने पे था कि मैंने कर्ज़ लिया है। मुझे अपने आप पे हौसला आने लगा था कि मैं इसे फ्री कर लूँगी। अब मैं शॉप पे कंटिन्यू बैठने लगी और उस पैसे से मैंने 2 लाख रुपए का कच्चा लोहा मँगाया।
कहाँ मैं पहले घर पे रहती थी, घूँघट करके, क्योंकि हम ब्राह्मण समाज से हैं, हमारे यहाँ पर्दा ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ की औरतें बाहर नहीं जाती हैं। ससुराल में मैं रहती थी, तो हमें गेट से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी। पल्लू इतना सर तक अगर यहाँ तक करती, तो उसको यहाँ तक करने की अनुमति नहीं थी हमें। अब मैं मार्केट में बैठती थी। मार्केट में जहाँ 100 जेंट्सों का मार्केट है, वहाँ अकेली मैं बैठा करती थी अब। लोग कई तरह की बातें भी करते थे। जो पहले सपोर्ट करते थे वो कहते कि अब औरत बैठती है, क्या ही जाएँ। कुछ जो बड़े व्यापारी थे वो कहते कि क्या ही सपोर्ट करें, अगर हम इनका सपोर्ट करेंगे तो बोलेंगे लोग कि औरत औरत को देख के जाता है, उसके लिए सपोर्ट करता है। काम मेरा वेल्डिंग का था और औरतें वेल्डिंग के काम में नहीं बैठती हैं और लोग यही कहते थे कि एक औरत ये वेल्डिंग का काम क्या ही करेगी। पर मैंने हौसला नहीं हारा। मैंने कहा दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है और मैं करूँगी। मैंने किया। अब यहाँ से शॉप पे मैंने बैठना तो स्टार्ट कर दिया, पर काम उस हिसाब से चलता नहीं था, क्योंकि वजह वही, औरत दुकानदार है। और उस पैसे से जो मैंने लोन लिया, उसमें से मैं थोड़े बहुत बच्चों की फ़ीस वगैरह में यूज़ करती थी। बाकी घर पे मैं बहुत कम यूज़ करती थी और हमारे घर पे खाना एक टाइम पे ही बनता था। कभी-कभी 1 या 2 दिन बाद ही बनता था। तो ज़्यादा टाइम उस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा मेरी बहन ने सपोर्ट किया। मेरी छोटी बहन वहीं पास में ही रहती थी और वो हर टाइम बहुत ख़्याल रखती थी बच्चों का, खाने-पीने का। वो रात में भी खाना लेके आती, दिन में भी खाना लेके आती। पूरे 2 साल उसने बहुत सपोर्ट किया। और व्यापार पे ऐसा ही चलता रहा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। मुझे टेंशन ज़्यादा होती थी, क्योंकि अब मैंने भी कर्ज़ ले रखा था। पर जब मेरा काम सही होने लगा, मैं सुबह से शाम तक शॉप पे बैठने लगी और मैं जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता, मैं उस चीज़ को बहुत मन और लगन से करती थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हुआ करते थे, वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं और उनके अंडर एक स्कूल का काम आया। उन्होंने वो काम लाके मुझे दिया। उन्होंने बहुत भरोसे के साथ वो काम मुझे दिया। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का काम होना था और मैंने अपने अंदर पे वो सारा काम करवाया, बहुत अच्छे से। कहीं पे कोई शिकायत नहीं। उस काम को करवाने के बाद मुझे हिम्मत हुई कि मैं कर सकती हूँ। जब वो काम मैंने क्लियर करके उन्हें दिया, तब मुझे बहुत हिम्मत आई कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे 3 और स्कूलों के काम मिले, उनका काम देखने के बाद, और उसके बाद मेरी किस्मत बदल गई। जो लोग पहले दूर हो गए थे, जो कहते थे औरत नहीं कर पाएगी, आज वो लोग भी आते हैं और कहते हैं कि आपसे बढ़िया काम हमें कोई करके नहीं देता है। आपसे जो लोग एक बार सामान लेके जाते हैं, वो दूसरी बार भी आते हैं और इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा हौसला बढ़ता है। आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि मैंने जो कर्ज़ लिया था, वो मैंने ख़त्म कर लिया है। आज मेरा 2 ढाई लाख रुपए का बिज़नेस आता है। वर्कर्स और लाइट खर्चे वगैरह काट के मैं इतना बचा लेती हूँ कि मेरे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और अच्छी लाइफ़ दे पा रही हूँ। लोग कहते हैं औरत बहुत कमज़ोर होती है और कभी मैंने भी माना था कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। पर फिर मुझे समय के साथ मेरे समय ने ही मुझे सिखाया कि कमज़ोर वक़्त होता है, औरत या मर्द नहीं होता। और औरत तो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होती है। अगर वो अपने पे आए तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बदल सकती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस समाज या किस धर्म से है। बस वो अपने पे आए तो सब कुछ बदल सकती है। और एक माँ कभी हार नहीं सकती। जब बात माँ पे आती है तो वो दुनिया से लड़ सकती है। तो मैं जाते-जाते जो स्टॉल को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे मेरी कहानी रखने का मौका दिया। थैंक यू जो स्टॉल। तो ये कहानी आपने सुनी है रेखा जी की। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी के पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो स्टॉक में डेली हज़ारों मेल आते हैं, उन हज़ारों मेल में से एक रेखा जी का मेल था, जिसमें उन्होंने अपने बारे में बातें लिखी हुई थी। जब हमने उन्हें कांटेक्ट किया तो फ़ोन पे काफ़ी घबराई हुई थी कि मैम ये कैसा होगा, कैमरा कॉन्शियस हूँ, बहुत सारी बातें। लेकिन जब वो स्टूडियो में आई, उन्होंने इतने आत्मविश्वास से अपनी कहानी सुनाई कि हम भी दंग रह गए कि जो लेडी फ़ोन कॉल पे इतनी नर्वस थी, उन्होंने कितने आत्मविश्वास से अपनी कहानी सुनाई है। रेखा जी ने साबित किया कि अगर औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस चुना वेल्डिंग का, जो आज हमारे समाज में सोचा जाता है कि सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं। उन्होंने इस टैबू को तोड़ा है और आज उस बिजनेस से अपने 3 बच्चों को अच्छे से परवरिश कर रही हैं। आशा करती हूँ कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी को क्यूरेट मैंने किया है। कैमरे के पीछे विशाल कपूर है। इसकी एडिटिंग धर्मेंद्र कुमार ने की है और इस कहानी को YouTube के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे राहुल। थैंक यू।